चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, शुभांशु शुक्ला द्वारा अंतरिक्ष में किए गए प्रयोग भारत को विश्व बंधु यानी संपूर्ण मानवता का साथी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भारत का अंतरिक्ष आधारित प्रयोग संबंधी विजन विश्व बंधु के रूप में भारत को मानवता के सामूहिक कल्याण में योगदान देने वाले एक वैश्विक साझेदार के रूप में स्थापित करता है। देखते हैं इसके विषय में। वैश्विक सहयोग तो NISAR मिशन को विश्व के साथ भारत का वैज्ञानिक सहयोग कहा जाता है। ये डॉकिंग और इंटरऑपरेबिलिटी के लिए वैश्विक मानकों का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। ओपन डेटा एक्सेस तो सभी के लिए डेटा उपलब्ध होने से वैश्विक अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है। साथ ही यह विशेष रूप से विकासशील देशों को सहायता प्रदान करता है। वैश्विक चुनौतियों से निपटना तो यह आपदा प्रबंधन, कृषि, जलवायु और संबंधित खतरे की निगरानी में सहायता करता है। ग्लोबल कॉमन्स तो यह भारत को साझा वैज्ञानिक संसाधनों के ज्ञान संबंधी योगदानकर्ताओं के रूप में स्थापित करता है। कूटनीतिक लाभ तो यह तकनीक साझाकरण, क्षमता निर्माण और संधारणीय विकास में भारत की भूमिका को बढ़ाता है, जैसे नाविक। कम लागत पर तकनीकी कौशल तो इसरो के कम लागत वाले नवाचार जटिल दीर्घकालिक अंतरिक्ष प्रणालियों को डिजाइन करने और संचालित करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित प्रमुख पहले देखते हैं तो नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार मिशन तो यह आपदा प्रबंधन, जलवायु संबंधी निगरानी, ग्लेशियर की ट्रैकिंग और कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला भू प्रेक्षण मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तो भारत का लक्ष्य 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। मानवयुक्त चंद्र मिशन तो इसके तहत 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। गगनयान कार्यक्रम, इसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव चालक दल को भेजना है। इसके लिए क्रू एस्केप सिस्टम को और व्योममित्र ह्यूमनॉइड मिशन की एक महत्वपूर्ण परीक्षण उड़ान की योजना बनाई गई है। फिर नेक्स्ट है, FRBM अधिनियम पर CAG रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई। तो यह रिपोर्ट राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुपालन स्थिति की वार्षिक समीक्षा है। इसे कैग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। FRBM अधिनियम 2003 के तहत यह कार्य अनिवार्य है। FRBM अधिनियम को राजकोषीय प्रबंधन में वर्तमान व भावी पीढ़ियों के बीच समता सुनिश्चित करने, दीर्घकालिक समष्टि यानी व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने और मौद्रिक नीति के प्रभावी संचालन के लिए राजकोषीय बाधाओं को दूर करने हेतु बनाया गया है। यह अधिनियम घाटे भी ऋण में कमी पर बल देता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं तो GDP के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण यह लगातार घटकर वित्त वर्ष 2020-21 के 61.38% से मार्च 2024 के अंत तक 57% रह गया। सरकारी कर्ज में बढ़ोतरी तो वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 के बीच केंद्र सरकार के कर्ज की वृद्धि की गति GDP की वृद्धि से कम रही। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था इतनी सक्षम थी कि वह इस कर्ज को संभाल सके और चुका सके। कर्ज की स्थिरता का आकलन, सार्वजनिक कर्ज चुकाने और सार्वजनिक कर्ज प्राप्त करने का अनुपात 2019-20 के 86.66% से घटकर 2023-24 में 81.46% हो गया। FRBM अधिनियम के तहत लक्ष्य देखते हैं तो केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक यह सुनिश्चित करेगी कि सामान्य सरकारी ऋण GDP के 60% से अधिक ना हो, केंद्र सरकार का ऋण GDP के 40% से अधिक ना हो, राजकोषीय घाटा 31 मार्च 2021 तक GDP का 3% से अधिक ना हो। हालांकि सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है कि वह राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक GDP के 4.5% से कम करने का प्रयास करेगी। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी वित्त वर्ष में भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर लिए जाने वाले ऋणों हेतु अतिरिक्त गारंटी सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% से अधिक नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है, जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया गया। तो यह पहल सरकार के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के संकल्प को दर्शाता है, क्योंकि इसमें 10 मंत्रालयों विभागों के 16 केंद्रीय कानूनों में 355 संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। उद्देश्य कानूनों के अनुपालन को सरल बनाकर, कानूनों को अपडेट करके और विश्वास आधारित शासन व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए इज ऑफ डूइंग बिजनेस और इज ऑफ लिविंग संबंधी सुधारों को आगे बढ़ाना। पृष्ठभूमि की बात करें तो यह विधेयक जन विश्वास अधिनियम 2023 पर आधारित है। इसके तहत 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों के तहत वर्णित कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था।
इस विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं तो कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, ये 288 प्रावधानों के तहत वर्णित कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है तथा मामूली गलती के लिए जेल की सजा के स्थान पर जुर्माने या चेतावनी का प्रावधान करता है। वर्तमान विधेयक के तहत निम्नलिखित 4 अधिनियमों के कुछ प्रावधानों में वर्णित कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव किया गया है। चाय अधिनियम 1953, तो विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009, मोटर वाहन अधिनियम 1988 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, ये अधिनियम पहले से जन विश्वास अधिनियम 2023 में शामिल थे। दंड का युक्तिकरण तो दंड अपराध के अनुपात में होगा तथा बार बार अपराध करने पर दंड में क्रमिक वृद्धि की जाएगी। पहली बार उल्लंघन पर 10 अधिनियमों के अंतर्गत उल्लेखित 76 अपराधों के मामले में पहली बार अपराध करने पर परामर्श या चेतावनी दी जाएगी। इज ऑफ लिविंग सुधार, तो इसके लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम 1994 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन हेतु विविध प्रावधान प्रस्तावित किए गए। सरल निपटान प्रक्रिया, तो नामित अधिकारियों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से दंड आरोपित करने का अधिकार दिया गया है, जिससे न्यायपालिका पर बोझ कम हो जाएगा। जुर्माने में स्वतः वृद्धि, तो हर साल 3 साल में दंड और जुर्माना 10% बढ़ जाएंगे ताकि नया कानून बनाने की जरूरत ना पड़े। फिर नेक्स्ट, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय उपभोग दायित्व फ्रेमवर्क के लिए एक संशोधित मसौदा अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत जारी की गई है। इसमें वित्त वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपभोग हेतु साल दर साल अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके जरिए सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा नवीकरणीय खरीद दायित्व से RCO प्रणाली की ओर कदम बढ़ा रही है। नवीकरणीय खरीद दायित्व क्या है? तो RPO के तहत विद्युत वितरण कंपनियां कैपेटिव विद्युत उत्पादकों और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को अपनी कुल विद्युत खरीद का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत हर साल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खरीदना अनिवार्य होता है। यह विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अनिवार्य है। सरकार ने RPO को 2022-23 के 24.61% से बढ़ाकर 2029-30 तक 43.33% करने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत खरीद को बढ़ावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए एक मजबूत बाजार स्थापित करना है। मसौदा RCO फ्रेमवर्क क्या है, इसके विषय में देखते हैं। जहाँ RPO नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की वास्तविक खरीद पर केंद्रित है, वहीं RCO नामित उपभोक्ताओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाले वास्तविक उपभोग पर केंद्रित है। मसौदा फ्रेमवर्क में विद्युत वितरण लाइसेंस धारकों, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और कैपेटिव उपयोगकर्ताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत के उपभोग का न्यूनतम हिस्सा तय किया गया है। इसमें साल दर साल बढ़ोतरी लक्ष्य तय किए गए हैं, जैसे कुल नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग 2024-25 में 29.9% और 2029-30 तक बढ़ाकर 43.33% करना। यह एक बाध्यकारी दायित्व है। इसके गैर अनुपालन पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा दंड आरोपित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, जल शक्ति राज्य मंत्री ने जल प्रबंधन और जल संरक्षण में आधुनिक तकनीक की भूमिका को रेखांकित किया। तो जल प्रबंधन और संरक्षण में तकनीक का उपयोग, तो AI आधारित विश्लेषण, यह वर्षा जल संचयन और जल बजटिंग के लिए खेतों, तालाबों, पुनः भरण, कुओं और चेक डैम बनाने के लिए उपयुक्त जगह की पहचान करते हुए GIS एवं सैटेलाइट डेटा का उपयोग करता है। ड्रोन, इनका उपयोग सर्वेक्षण और हाई रिजोल्यूशन वाले मानचित्र बनाने में किया जा सकता है। ये वर्षा जल भंडारण प्रणालियों में रिसाव या गिरावट के शुरुआती संकेतों को प्राप्त करने के लिए स्वचालित निरीक्षण भी कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट सेंसर्स, ये उपकरण जल की गुणवत्ता और खपत के पैटर्न की वास्तविक समय पर निगरानी करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे पानी का अपव्यय कम होता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां, तो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीकें खेतों में पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाती है और परिशुद्ध कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। उन्नत जल शोधन तकनीक, तो UV और मेम्ब्रेन आधारित तकनीकें जल के पुनर्चक्रण में फिर से उपयोग के लिए जरूरी है। ब्लॉकचेन तकनीक या जल के उपयोग, वितरण और गुणवत्ता को सुरक्षित, पारदर्शी एवं कुशल तरीके से ट्रैक करने की सुविधा देती है। इसमें IoT सेंसर जोड़कर एक स्थायी रजिस्टर तैयार किया जा सकता है। भारत में भूजल प्रबंधन के लिए तकनीक का उपयोग, तो भौगोलिक सूचना प्रणाली लघु सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी में मदद करती है। रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम, तो राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत सतही और भूजल स्तर की निगरानी के लिए लगाया गया है। भारत भूजल संसाधन आकलन प्रणाली, तो इसे केंद्रीय भूजल बोर्ड ने विकसित किया। सैटेलाइट डेटा, तो ग्रेस यानी ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट जैसे प्लेटफॉर्म से प्राप्त डेटा का बड़े स्तर पर भूजल भंडारण के
आकलन के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला के विरुद्ध POCSO यानी पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायत को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दी। न्यायालय ने टिप्पणी की, पोस्को अधिनियम पुरुषों और महिला दोनों पर लागू होता है और ये लिंग निरपेक्ष कानून है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाना है। यह अधिनियम बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। यह इन कैमरा कार्यवाही के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान करता है। यह अपराधों की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाता है। यदि मामले की जानकारी बच्चा स्वयं देता है तो दर्ज रिपोर्ट में सरल भाषा का उपयोग करना अनिवार्य है। जघन्य यौन हमले के मामले में मृत्युदंड तक का प्रावधान है। फिर नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। TDB ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए स्वदेशी AI पावर ब्लड टेस्टिंग टूल्स का समर्थन किया। TDB की स्थापना 1996 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना तथा आयातित प्रौद्योगिकी को व्यापक उपयोग के लिए अपनाना है। कार्य, यह औद्योगिक संस्थानों को इक्विटी पूंजी या ऋण प्रदान करता है। यह अनुसंधान और विकास संस्थानों को वित्तीय सहायता देता है। TDB द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर वार्षिक रूप से 5% के साधारण ब्याज की दर से वसूली की जाती है। नेक्स्ट है कृषि अवसंरचना और विकास उपकर AIDC। तो सरकार ने लोकहित में कपास पर लगने वाले आयात शुल्क के साथ साथ कृषि अवसंरचना और विकास उपकर को भी समाप्त कर दिया। इसके विषय में देखते हैं। तो AIDC एक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है जो पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया था। यह कुछ विशेष आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क के रूप में भी लगता है। इसे केंद्रीय बजट 2021-22 में पेश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि से जुड़ी अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के लिए धन जुटाना है। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। CEC को पद से हटाने की प्रक्रिया, जैसा कि अनुच्छेद 124(4) के तहत उल्लेखित है, अनुच्छेद 324(5) में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इस प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव के साथ शुरू होती है। प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर एक समिति आरोपों की वैधता की जांच करती है। इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का आदेश देते हैं। फिर नेक्स्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। तो हाल ही में तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अप्रैल-जून 2025 के लिए और मासिक PLFS जुलाई 2025 के लिए जारी किए गए। इसके विषय में देखते हैं। उद्देश्य है इसका देश में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित विभिन्न संकेतकों का अनुमान लगाना, जैसे श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी दर, श्रमिकों का उनकी रोजगार स्थिति और कार्य के उद्योग के अनुसार वितरण। संचालन यह सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। कवरेज और आवृत्ति। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर, वार्षिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति और CWS के आधार पर। CWS इसमें संदर्भ अवधि 7 दिन होती है, इसमें संदर्भ अवधि 365 दिन होती है US में। फिर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। तो UNHCR ने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की वापसी की प्रक्रिया अस्थायी रूप से निलंबित कर दी। पत्ते की बात करें तो इससे पहले शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। उद्देश्य, यह संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी है जो शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित समुदायों और निर्वासित लोगों के जीवन को बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। प्रमुख दायित्व UNHRC शरणार्थी अभिसमय 1951 और इसके प्रोटोकॉल 1967 के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसे 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर नेक्स्ट, बॉन्ड प्रतिफल। तो बेंचमार्क सॉवरेन बॉन्ड पर प्रतिफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बॉन्ड यील्ड या रिटर्न या प्रतिफल निवेशक को उसके द्वारा लगाई पूंजी पर होने वाली कमाई है। बॉन्ड प्रतिफल को प्रभावित करने वाले कारक। तो बॉन्ड प्रतिफल बॉन्ड की कीमत से प्रभावित होती है। इनका आपस में विपरीत संबंध होता है। जब बॉन्ड की कीमतें घटती हैं तो प्रतिफल बढ़ता है और जब बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रतिफल घटता है। यानी कि जब बॉन्ड की कीमतें घटेगी तो प्रतिफल बढ़ेगा और जब बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रतिफल घटेगा।
जब बाजार ब्याज दरें बढ़ती हैं तो नए जारी किए गए बॉन्ड बेहतर रिटर्न देते हैं, जिससे मौजूदा बॉन्ड की कीमतें गिर जाती हैं और प्रतिफल बढ़ जाता है। इसी प्रकार बॉन्ड की कीमतें बढ़ने पर प्रतिफल कम हो जाता है। बाजार की धारणा, मुद्रास्फीति की संभावना और आर्थिक दृष्टिकोण में परिवर्तन के चलते भी इसमें उतार चढ़ाव होता है। नेक्स्ट, फास्टैग। तो सड़क परिवहन एवं रोजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग वार्षिक पास सुविधा शुरू की। यह सुविधा फास्टैग को बार बार रिचार्ज करने की जरूरत को समाप्त कर देती है। एक बार में भुगतान किया गया 3000 रुपये का शुल्क 1 साल या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग तक मान्य होगा। के विषय में देखते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें फास्टैग वाहन की फ्रंट विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है और फास्टैग से जुड़े अकाउंट से सीधे टोल का भुगतान होता है। RFID, तो इसमें टैग और रीडर्स होते हैं जो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके वस्तु या लोगों की जानकारी पास के रीडर को भेजते हैं। यह एक शॉर्ट रेंज तकनीक है। इसका प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पृथ्वी के विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों में जैव विविधता की सामान्य स्थानिक मौजूदगी की पहचान की गई। पृथ्वी के अलग अलग जैव भौगोलिक क्षेत्रों में जैव विविधता एक तरह से कोर से बाहर की ओर क्रमबद्ध स्तर पर फैली होती है। इसमें जैव विविधता का घनत्व कोर या केंद्र में अधिक होता है तथा केंद्र से दूर जाने पर कम होता जाता है। कोर हॉटस्पॉट्स, तो प्रजातियों की प्रचुरता अत्यधिक स्थानिक, लगभग कोई विदेशी प्रजाति नहीं। कोर के ठीक बाद का आंतरिक क्षेत्र, तो प्रजाति समृद्ध, अधिक स्थानिक प्रजातियां, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो अन्य जगहों पर भी मिलती हैं। मध्य क्षेत्र, तो प्रजातियों की प्रचुरता का अभाव और यहाँ कुछ ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो इस क्षेत्र की असली पहचान नहीं है। ट्रांजिशन क्षेत्र, तो यहाँ प्रजातियों की विविधता बहुत कम होती है। यहाँ ज्यादातर सामान्य प्रजातियां मिलती हैं जो कई क्षेत्रों में आसानी से पाई जाती हैं। ठीक है, बात की हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।